हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार रुदरफोर्ड ने जे थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित किया था। उसने रुदरफोर्ड की लिमिटेशंस को में से एक जो बेस्ट लिमिटेशंस थी जिसमें था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्लेन भी किया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि बाकी की दो क्या रुदरफोर्ड ने जो बाकी की दो लिमिटेशन बच गई हैं जे थॉमसन्स की, क्या उनके लिए भी उन्होंने कुछ आइडियाज़ या वेरिफिकेशन करने की कोशिश की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हम रुदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल। तो पहले हम ये जानेंगे कि रुदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए और क्या क्या पोस्टुलेट दी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रुदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल। और रुदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो किसके आधार पे दिया था बेटा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल तैयार किया था। और रुदरफोर्ड ने पहला पॉइंट यही ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी एटम है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों रहते हैं, बट न्यूट्रॉन्स पर चार्ज जीरो होने की वजह से और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस किसका काम करता है भाई? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस का। तो उन्होंने एक नई टर्म का नाम दिया, यदि हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर दे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? तो पहला पॉइंट यही था बेटा रुदरफोर्ड का कि किसी भी एटम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टैंड्स करते हैं तो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद उसने कहा कि किसी भी एटम का जो मास है वो कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है न्यूक्लियंस के द्वारा। तो किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये कहें कि किसी भी एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियॉन्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर एटम्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है एक एटम्स के अंदर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 1। तो जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर एक पॉजिटिव। हीलियम्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2, तो 2 प्रोटॉन। तो इसके अंदर कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो किसी भी एटम का न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का होता है उसका मैग्नीट्यूड किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है उससे डिफरेंट होता है। क्लियर? अब हम चेक करने वाले हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि अगर कोई भी एटम है तो उसकी शेप स्फीयर होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस का जो डायमीटर, ये है बेटा आपका डायमीटर न्यूक्लियस का, वो वेरी करता है 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻⁻13। इस ये न्यूक्लियस और इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बेटा? 10⁻⁻12 to 10⁻⁻13।
13। और ये क्या है आपका एटम, इसका जो डायमीटर है वो क्या हो सकता है बेटा 10⁻⁻8। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एटम है उसका डायमीटर 10⁻⁻8 और जो हमारा न्यूक्लियस है उसका डायमीटर 10⁻⁻13। यदि हम इसको आपस में वेरीफाई किया तो हमने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है बेटा वो वेरी करता है 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर, और जो एटम होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है बेटा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हम ये कहें अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं डायमीटर ऑफ एटम डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारे एटम का डायमीटर, ये हमारे न्यूक्लियस का, तो ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट मिला हमें 10⁵। तो यहाँ से हमने देखा कि देखो बेटा हमने यहाँ पर एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है, ये जो आउटर सर्कल है ये एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो अंदर ग्रीन रीजन में बना रखा है मैंने वो न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस का डायमीटर देख रहे हो मैंने ग्रीन लाइन से दिखा रखा है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10⁻⁻13। और जो ये ब्लू लाइन देख रही है किसका डायमीटर है न्यूक्लियस का, कितना है 10⁻⁸। अब यहाँ से अगर हम डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को राइट साइड में लेकर जाएं तो एक रिजल्ट निकल के आता है क्या कि डायमीटर ऑफ एटम, D फॉर डायमीटर, A फॉर एटम, जो इसका डायमीटर होता है वो क्या होता है 10⁵ इंटू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये रिजल्ट निकल के आया जो रुदरफोर्ड की सबसे अच्छी देन थी, क्या कि किसी भी एटम का जो डायमीटर होता है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का 10⁵ टाइम्स होता है। तो बेटा इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। वो देखते हैं वो क्या था पोस्टुलेट। उसने बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, ये है, इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज, तो इस न्यूक्लियस को छोड़ करके जो मैंने डार्क कर रखा है इसको छोड़ करके बाकी जितना भी पार्ट बच गया न्यूक्लियस को छोड़ करके ये पार्ट, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो डार्क रखा है इसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहलाएगा बेटा न्यूक्लियर पार्ट। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो तो कहलाता है हमारा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको मैंने डायग्राम में ग्रीन रीजन से दिखा रखा है बेटा। और इस न्यूक्लियस को छोड़ करके और पूरे एटम के अंदर जो पार्ट बच गया जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको मैंने रेड एरियाज से दिखा रखा है। ठीक है बेटा। तो किसी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियर पार्ट क्या एक्सप्लेन करता है। तो बेटा यहाँ पर देखना कि हमारा जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या बताया मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन प्रेजेंट होगा। आपने 3 फंडामेंटल पार्टिकल स्टडी की थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपका कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल बच गया, वो है इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो रेड रीजन, इसमें तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा ग्रीन रीजन दिखा रखा है न्यूक्लियर पार्ट उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन ये था कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को हम ऐड करते तो हमारा मास निकल के आता है। तो जो ये न्यूक्लियर पार्ट है ये मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है बेटा मास के लिए। और जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा वॉल्यूम के लिए। किसके लिए बेटा वॉल्यूम के। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है
कि जो न्यूक्लियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मास के लिए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वॉल्यूम की। अब इसका कंपैरिजन भी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वैसे वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम एक जनरल वे में बात करें क्यूब का, ए क्यूब, और ए क्या है यहाँ पर, एज लेंथ। तो आप देखना जो एटम था उसका डायमीटर मैंने क्या बताया था, 10⁻⁻8, और इसका मैंने क्यूब कर दिया। न्यूक्लियस का डायमीटर क्या बताया था बेटा, 10⁻⁻13। इसका क्यूब किया तो हमने देखा कि जो रिजल्ट है वो क्या है हमारा, 10⁻15। तो वॉल्यूम होता है जो एटम्स का, वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम्स होता है, और रेडियस कितनी होती है, 10⁵ टाइम्स। अब हम देखते हैं कि लास्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है। अब हमें इतना तो पता चल गया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रुदरफोर्ड ने बताया था कि अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक मोशन में नहीं होता, वो कंटिन्यूस मूव करता रहता, स्टैटिक नहीं रहता, वो एक जगह पर नहीं रहता। अगर वो एक जगह पर नहीं रहता तो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और वो जो चक्कर लगाता है तो उस टाइम उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे आउटर साइड से लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर से काम करता है। इस पे बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होता है उसको बैलेंस कर देता है। क्लियर है बेटा। तो अब उसने देखा कि उसने अपने इस मॉडल को कंपेयर किया आपके सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, आपका सन होता है, और सन के चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट्स को उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस को क्या कहा उसने, सन। तो रुदरफोर्ड ने अपने मॉडल को किससे कंपैरिजन किया था, सोलर सिस्टम से, और जे थॉमसन ने किससे कंपैरिजन किया था बेटा, उसने किया था वाटरमेलन से या प्लम पुडिंग से। तो ये थे वो पोस्टुलेट जो रुदरफोर्ड के द्वारा दिए गए। तो अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। अब ये तो पोस्टुलेट दे दिए, कुछ ना कुछ इसकी भी जो लिमिटेशंस थी जिसके बारे में ये बता नहीं पाया। अब हम चेक करेंगे वो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी रुदरफोर्ड की जिनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रुदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। और इसकी ये लिमिटेशन बताई मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। उसके अंदर बताया था यदि कोई इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो डेफिनेट है कि अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है रेडिएशन की फॉर्म में। क्लियर है बेटा। तो उसने ये पाया, रिजल्ट देखा, तो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है प्रत्येक टर्न के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और जब भी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो प्रत्येक टर्न के ऊपर वो अपनी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा, फॉलिंग, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या हो गया आपका, अनस्टेबल। तो यही वो ड्रॉबैक्स थी जे थॉमसन्स की भी और रुदरफोर्ड की, जो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज के वीडियो में बेटा हमने यही चेक किया कि रुदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या ड्राइव किया, और उनमें से ऐसी क्या क्या था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसने हमने ड्राबैक की स्टडी की, और उसकी जो ड्राबैक थी वो मैक्सवेल ने दूर की। अब जो मैक्सवेल की जो लिमिटेशन थी वो आप दूर करेगा हमारा बोहर एटॉमिक्स मॉडल में। तो बेटा जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए रुदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल। गुड बाय।